तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इस वीडियो में अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। तो आपका टॉपिक जो था वो था गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो इसमें पढ़े थे अवतल दर्पण द्वारा, हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें आप पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा। वैसे उत्तल दर्पण का अगर चाहें तो आप दो भागों में बांट सकते हैं कि इसके दो स्थितियां हैं। एक जब वस्तु अनंत पर स्थित हो और दूसरी जब अनंत और दर्पण के बीच कहीं पर भी रखी हुई हो। तो इसका पहला भाग देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वही चीज होता है जो अवतल दर्पण में कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसे बनता है, फिगर के द्वारा समझते हैं। मान लिया ये M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। जिसका ध्रुव P, फोकस F और ये वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर यहां अनंत दूरी पर ये वस्तु रखी गई है O डैश। तो पैरेलल किरणें चलाएंगे। प्रकाश की एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की ये जो किरण है ये आती हुई प्रतीत होगी फोकस से। यहां से ये आती हुई प्रतीत होगी। प्रकाश की दूसरी किरण भी इसी प्रकार से ये भी यहां फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये इसका फिगर हो गया। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख अनंत पर स्थित होती है तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी तथा बहुत छोटा बिंदु के आकार का, कह सकते हैं बिंदु के आकार का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख अनंत पर स्थित होती है तो दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा तथा बहुत छोटा प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बहुत छोटा प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। इसकी जो दूसरी स्थिति है
कि जब वस्तु इसके बीच कहीं पर भी स्थित हो, दूसरी जो इसकी स्थिति होगी वह है जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच रखी हो या स्थित हो, एक ही चीज है, चाहे रखी हो कहिए या फिर स्थित हो कहिए। तो क्या होता है देखते हैं पहले फिगर के द्वारा। मान लीजिए ये M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और ये वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक ये वस्तु O डैश रखी हुई है। तो प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के यहां मान लेते हैं ये बिंदु पर गिरी। अब ये समांतर वाली जो किरण है ये फोकस से होकर के आती हुई प्रतीत होगी। ये फोकस से आ रही है, एक को इस तरफ लिख दे रहे हैं, इस प्रकार से प्रकाश की दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से आते हुए प्रतीत होगी। यहां तक रेखा को पूरा दिखाएंगे, यहां के बाद डॉट डॉट लाइनों से ये, तो यहां पर ये दोनों किरणें काट रही हैं, एक दूसरे को मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं। तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बन गया इस प्रकार से आई डैश। इस स्थिति में क्या होता है, कैसे लिखेंगे? जब वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख अनंत और दर्पण के बीच स्थित होती है तब दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। कैसे? जब वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख अनंत और दर्पण के बीच स्थित होती है तो दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अब इसे आप कहीं पर भी रखिए, जो जिस भी स्थिति में रखेंगे ये इसी P और F के बीच बनेगा। मतलब कि चाहे जहां पर भी आप रखते हैं, कोई भी स्थिति हो उसकी अनंत से लेकर के इस दर्पण के बीच में कहीं पर भी आप रखेंगे तो आपकी यही स्थिति प्राप्त होगी कि ये छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और कहां बनेगा? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। इसके बाद आपकी टॉपिक आती है दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। मतलब दूरियां कैसे मापी जाएंगी, जो फोकस दूरी है या वस्तु की दूरी है या प्रतिबिंब की दूरी है, और लंबाइयां हैं, वस्तु की लंबाई,
प्रतिबिंब की लंबाई ये किस प्रकार से नापी जाएंगी, ये पढ़ना है इस टॉपिक में। तो दर्पण है ये आपका ये अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, इसका ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। दर्पण का भी नाम देना चाहेंगे दे सकते हैं, M1 M2 जो भी नाम देना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये होता है पहला नियम कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, मतलब कि ये इस प्रकार से इधर से इस तरफ डाली जाएगी, चाहे वो समांतर डाली जाए या फोकस से होकर के जाए या वक्रता केंद्र से होकर के जाए, मतलब कि इसी बाएं ओर से हमेशा दर्पण पर प्रकाश डाली जाएगी। यहाँ पर भी बाएं तरफ से इस पर भी डाली जाएगी, वो चाहे जो भी हो दर्पण, मतलब कि चाहे ये इस प्रकार से आप डालते हैं समांतर, समांतर वाली फोकस से आती हुई प्रतीत होगी या फिर फोकस से चली जाएगी। जैसे अवतल दर्पण है तो ये फोकस से हो करके जाएगी। तो दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक दूरियां यहां दर्पण के ध्रुव, इसका ध्रुव यहां है, इसका इधर, ध्रुव के सापेक्ष मुख्य अक्ष की तरफ नापी जाएंगी। अब तीसरा नियम है मुख्य, इस प्रकाश की दिशा आपको बताएं कि बाएं से ओर से डाली जाएगी और दूरी कहां से नापी जाएगी, इस ध्रुव से इस तरफ नापी जाएगी या फिर इस तरफ और मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे। तो प्रकाश की दिशा में नापी गई जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक तथा प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ऋणात्मक, उनका चिन्ह ऋणात्मक होगा। अगला, मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाइयां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाइयां ऋणात्मक ली जाती हैं। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। तो दूरियां मापने की जो चिन्ह परिपाटी है वो पहला ये है कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, पहला नियम हो गया। दूसरा, प्रत्येक दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के सापेक्ष मापी जाती है, मापी जाती हैं या नापी जाती हैं, एक ही चीज है। तीसरा पॉइंट इसका है प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा
प्रकाश के विपरीत दिशा में, प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। तीसरा नियम यह है, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं या ली जाती हैं, या ऋणात्मक कह सकते हैं। तो चौथा पॉइंट से है, चौथा जो पॉइंट है वो है मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे, जैसे प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो नीचे की तरफ रहता है मुख्य अक्ष से, तो नीचे की लंबाई ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। ये हो गया, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होगी वो धनात्मक, और जो मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई है, जैसे प्रतिबिंब की लंबाई उल्टा प्रतिबिंब बन रहा तो वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी।